हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। अब हम पढ़ेंगे निबंध लेखन। निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नि जमा बंध, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ। निबंध ऐसी गद्य रचना है जिसमें व्यक्त किए गए भाव या विचार एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। अच्छे निबंध में अनुच्छेद व्यवस्थित रूप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, जैसे कि निबंध की रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। जिस विषय पर निबंध लिखना हो उससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। वर्तनी तथा विराम चिन्हों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। निबंध की भाषा सरल तथा सुबोध होनी चाहिए। निबंध में व्यक्त विचारों को दोहराना नहीं चाहिए। निबंध के प्रारंभ, मध्य और अंत में यथासंभव उद्धरण देने चाहिए। इससे निबंध प्रभावशाली बन जाता है। आइए निबंध के प्रकार जानें। निबंध मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्णनात्मक निबंध। इसके अंतर्गत दृश्य, परिस्थिति, स्थान, वस्तु आदि का वर्णन होता है। दूसरा है विवरणात्मक निबंध। इसके अंतर्गत मेले, मैच, ऋतु आदि का वर्णन होता है। तीसरा है विचारात्मक निबंध। इसके अंतर्गत घटना, स्थिति, समस्या आदि विषयों पर पक्ष विपक्ष में विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। और चौथा है भावनात्मक। इसके अंतर्गत भावों की प्रधानता तथा सूक्तियों पर आधारित वर्णन किया जाता है। आइए अब निबंध के अंग जान लेते हैं। निबंध के निम्नलिखित 3 अंग होते हैं। पहला है भूमिका। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है। यह किसी सूक्ति, उद्धरण या काव्य पंक्ति आदि में हो सकता है। दूसरा है कलेवर। विषय की रूपरेखा बनाकर उसे क्रमबद्ध रूप से अलग अलग अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। निबंध के इस भाव में उदाहरणों, विचारों से विषय को स्पष्ट किया जाता है। तीसरा है उपसंहार। निबंध का अंत पाठक के हृदय पर गहरा प्रभाव डालता है। इसमें निष्कर्ष के रूप में अपना मत देते हुए क्लेवर को सार दिया जाता है। यह संक्षिप्त होना चाहिए। आइए कुछ निबंधों को पढ़ते हैं। पहला विषय है हमारा सच्चा मित्र। मनुष्य के जीवन में मित्रता का बहुत महत्व है। मित्र एक ऐसा शब्द है जिसमें मधुरता और प्रेम का भाव प्रबल होता है। इसके अभाव में जीवन सूना और दुख में हो जाता है। एक सच्चा मित्र जीवन में औषधि के समान होता है, जो हमारे दुखों का निवारण कर सकता है। मित्र को भाई से बढ़कर होना चाहिए, जिसे हम अपना विश्वास पात्र बना सके। हमें आपस में एक दूसरे के प्रति सच्ची सहानुभूति और विश्वास होना चाहिए। एक मित्र को दूसरे मित्र से अर्थात आपस में एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि एक सच्चा मित्र अपने साथी को हमेशा सच्चाई की ओर अग्रसर करता है। तुलसीदास जी ने कहा है, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रकटे अवगुणी दुरावा। मानव जीवन में मित्रता से अनेक लाभ हैं। समाज में मित्र से बढ़कर सुख और खुशी देने वाला कोई दूसरा नहीं होता। मित्र के सामने ही व्यक्ति अपने हृदय की बात खोलकर रख सकता है। सच्चा मित्र दुख का साथी होता है। वह विपत्ति के समय भी हमें धैर्य बंधाता है। उसके सहयोग से निराश मन में आशा की किरण चमक उठती है। सच्चा मित्र शिक्षक की तरह होता है। वह अपने मित्र को सही मार्ग की ओर उन्मुख करता है। मित्र द्वारा बताया गया मार्ग कल्याणकारी होता है। मित्र की पहचान मुसीबत के समय में होती है। तुलसीदास जी ने कहा है, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपातकाल परखिए चारी। एक मित्र सच्चा साथी होता है तथा हमें सोच समझकर ही मित्रता करनी चाहिए। अगला विषय है निबंध लेखन के लिए हमारा जीवन में खेलकूद का महत्व। मनुष्य संसार का सबसे विकसित एवं महत्वपूर्ण प्राणी है, क्योंकि उसमें सोचने, समझने, तर्क करने तथा चिंतन करने की शक्ति विद्यमान है। उसका बौद्धिक तथा मानसिक विकास शिक्षा के माध्यम से होता है, किंतु मस्तिष्क के साथ शारीरिक विकास भी बहुत आवश्यक है। शारीरिक विकास के लिए खेलकूद अति आवश्यक है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। खेलकूद का महत्व विद्यार्थी जीवन से ही आरंभ हो जाता है। खेल मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए साधन है। खेल के मैदान में आज्ञा पालन, संगठन, अनुशासन, आत्मविश्वास, साहस, पारस्परिक सहयोग की भावना का विकास होता है। यह स्वास्थ्य रक्षा का निःशुल्क साधन है। खेलकूद से स्वास्थ्य ठीक रहता है। खेलने से शरीर की सभी इंद्रियां सुचारू रूप से कार्य करती हैं। आलस्य दूर होता है और शरीर ताकतवर बनता है। खेलते समय रक्त संचार भी सुचारू रूप से होता है, जिससे सभी अंग हृत पुष्ट एवं ठीक से कार्य करते हैं। उत्तम स्वास्थ्य के साथ साथ खेल कूद से मानसिक शक्ति का भी विकास होता है। थका हुआ दिमाग खेल कूद से आराम पाकर तरोताजा हो जाता है। कार्य क्षमता बढ़ जाती है। यही कारण है कि नई शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम में खेल कूद को विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है। खेलों से हमारा मनोरंजन भी होता है। इसी कारण विद्यार्थियों की रुचि खेल में अधिक होती है।
कमरे के अंदर खेले जाने वाले खेल हैं शतरंज, कैरम बोर्ड, टेनिस, लेडी टेनिस, लूडो आदि। व्यायाम के खेल हैं जैसे कुश्ती, तैराकी, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, क्रिकेट आदि। इस प्रकार के खेल बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उत्तम हैं। मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव एवं सफलताएं असफलताएं आती है, जिससे इंसान हताश हो जाता है, किंतु खिलाड़ी में इन सभी परिस्थितियों को आसानी से सहन करने की शक्ति रहती है। आजकल तो खेल को व्यवसाय के रूप में भी लिया जाने लगा है। इससे मान सम्मान और धन की प्राप्ति होती है। अतः हम कह सकते हैं कि मानव जीवन में खेल कूद का महत्वपूर्ण स्थान है। अगला निबंध लेखन के लिए हमारा विषय है परिश्रम का महत्व। परिश्रम ही जीवन का मूल मंत्र है। इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी चेतन प्राणी अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी भी अपने कार्यों को लगातार करती रहती है। जैसे सूर्य प्रतिदिन समय पर निकलता है तथा समय पर छिपता है, संसार का जल हमेशा आगे ही बढ़ता रहता है। सभी प्राणी भोजन आवास के लिए जी जान से जुटे रहते हैं। फिर मनुष्य परिश्रम के बिना कैसे रह सकता है? मानव को सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाने में उसका परिश्रम ही महत्वपूर्ण है। व्यक्ति परिश्रम से ही अपने भाग्य का स्वरूप बनाता है। कहा भी गया है कि सोने वाले व्यक्ति का भाग्य भी सोता है और चलने वाले व्यक्ति का भाग्य भी चलता है। दुर्बल व्यक्ति अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए भाग्य का सहारा लेते हैं। भाग्यवादी व्यक्तियों के लिए देव देव आलसी पुकारा कहावत ही सार्थक होती है। कान के बजाय भाग्य पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति सफल नहीं होते हैं। जिन्हें अपनी योग्यता और शक्ति पर विश्वास नहीं होता, वे लोग भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं। शास्त्र में लिखा है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुर्गे मृगः, अर्थात सोए हुए सिंह के मुख में। जिन्हें अपनी योग्यता और शक्ति पर विश्वास नहीं होता, वे लोग भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं। शास्त्र में लिखा है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः, अर्थात सोए हुए सिंह के मुंह में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करते। आहार के लिए सिंह को स्वयं पुरुषार्थ करना होता है। यदि आज मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है तो अपने श्रम के कारण। आज विश्व में जो कुछ दिखाई दे रहा है यह उसके प्रयास और परिश्रम का ही परिणाम है। जैसे ये सड़कें, बांध, पुल, कंप्यूटर, गाड़ियां आदि। विश्व में कहीं भी नजर डालें, किसी भी राष्ट्र की उन्नति प्रगति में श्रम ने ही उसके मार्ग प्रशस्त किए हैं। जापान के 2 बड़े नगर हिरोशिमा एवं नागासाकी परमाणु बम से नष्ट हो गए थे, परंतु आज जापान विश्व के अधिकतर विकसित एवं संपन्न देशों में से एक है। इसका एक ही राज है, वहाँ के लोगों का सतत परिश्रम। सफलता परिश्रम की दासी है। विश्व में जितने भी सफल एवं महान व्यक्ति हुए हैं, उनकी सफलता के पीछे उनकी प्रतिभा के अतिरिक्त उनका परिश्रम ही है। किसी भी क्षेत्र का उदाहरण ले, विज्ञान, खेल, राजनीति, गायन, अभिनय आदि विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने अपनी मेहनत से ही झंडे गाड़े हैं। चाहे वे एडिसन हो या सीवी रमन, चाहे वे मिल्खा सिंह हो या पीटी उषा, या लता मंगेशकर या उदित नारायण आदि। सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, लिंकन आदि लोगों ने निरंतर प्रयास करके सफलता और यश प्राप्त किया। परिश्रम केवल शारीरिक क्रियाओं से नहीं होता, अपितु मन और बुद्धि से होने वाला श्रम ही श्रम कहलाता है। लेखक, निर्देशक, चित्रकार, वैज्ञानिक आदि नवीन विचारों, युक्तियों के द्वारा नए आविष्कार करते हैं। नए गीत, नई कहानी, नई तकनीक को हमारे जीवन में लेकर आते हैं। परिश्रम ही सफलता का मूल है। यह ही उन्नति, प्रगति और विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। परिश्रमी व्यक्ति सदा सुखी रहता है। उसे मानसिक प्रसन्नता तो होती है, साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को कोई रोग भी नहीं होता। जो अकर्मण्य व्यक्ति है, उन्हें दरिद्रता घेरे रहती है और भाग्य भी ऐसे लोगों का साथ छोड़ देता है। परिश्रमी व्यक्तियों में स्वाभिमान रहता है। अकर्मण्य व्यक्ति परजीवी के समान जीवन यापन करते हैं। वे छोटी छोटी विपत्ति में घबरा जाते हैं, जबकि परिश्रमी व्यक्ति हर विपत्ति का डटकर मुकाबला करता है और विजयी होता है। अतः कहा गया है, पुरुष हो पुरुषार्थ करो, उठो, सफलता वर तुल्य वरो, उठो। अपुरुषार्थ भयंकर पाप है, न उसमें यश है न प्रताप है। अगला विषय है निबंध लेखन के लिए हमारा प्रदूषण की समस्या। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। आज यहाँ विज्ञान ने सभी क्षेत्रों में उन्नति की है, वहीं अनेक समस्याओं को भी जन्म दिया है। इन समस्याओं से मनुष्य त्रस्त हो उठा है। जहाँ विज्ञान द्वारा अनेक उद्योग धंधों का विकास हुआ है, वहीं समाज में शोषित वर्ग संघर्ष ने भी जन्म लिया है। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी प्रकार के उद्योग धंधों में अधिकाधिक उत्पादन की आवश्यकता हुई है। इसके लिए बड़े बड़े कारखानों की स्थापना करके उत्पादन का स्तर बढ़ाया जा रहा है। किंतु औद्योगिकरण के साथ साथ एक अति गंभीर समस्या ने भी जन्म लिया है, और वह है प्रदूषण की समस्या।
प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक वातावरण और वायुमंडल का दोषपूर्ण होना। प्रकृति व उसका वातावरण स्वभाव से शुद्ध व स्वच्छ है, किंतु ये दोनों किन्हीं कारणों से दूषित हो जाते हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। पेड़ पौधे, वर्षा और सूर्य का ताप वायु को शुद्ध करने के साधन है। पहला साधन पेड़ पौधे हैं। यह वातावरण में फैली गैस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं तथा प्राणदायिनी गैस ऑक्सीजन को मनुष्यों के लिए छोड़ते हैं। दूसरा साधन वर्षा है। वर्षा वायु में मिले दूषित पदार्थों को नीचे गिरा कर दोबारा वायु को स्वच्छ कर देती है। वायु को शुद्ध करने का तीसरा साधन है सूर्य का ताप। सूर्य अपनी गर्मी से रोगाणुओं को नष्ट कर देता है, किंतु आज इन तीनों साधनों के द्वारा पर्यावरण शुद्ध नहीं हो पा रहा है। इसके प्रमुख कारण है आज सड़कों पर दौड़ते असंख्य वाहन दिन रात अपने जहरीले धुएं से वायु को दूषित कर रहे हैं। कारखानों से निकली हुई गैसें वायु में मिलकर उसे दूषित कर देती हैं। वायु को शुद्ध करने वाले पेड़ पौधों को मनुष्य ने ईंधन, फर्नीचर आदि के लिए काटा डाला है। पेड़ पौधे वायुमंडल में शीतलता उत्पन्न कर बादलों को बरसाने में सहायक होते हैं, परंतु आज इनके कट जाने का दुष्परिणाम यह निकल रहा है कि वर्षा की मात्रा कम हो गई है और सूखे का प्रभाव चारों ओर दिखाई दे रहा है। वर्तमान में उद्योग धंधे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। बड़े बड़े उद्योगों से अवशेष पदार्थ और कचरा एकत्रित होने लगता है। ये कचरा या तो जला दिया जाता है या समुद्र में फेंक दिया जाता है। इससे वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण उत्पन्न हो रहे हैं। कचरे के ढेर से दुर्गंध फैलती है तथा प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो जाता है। कारखानों का गंदा पानी तथा घरेलू गंदा पानी नदियों में, समुद्र में गिरता है। कारखानों के पानी में हानिकारक रासायनिक तत्व घुले होते हैं जो नदियों के जल को विषाक्त करते हैं। इससे जल में रहने वाले जीव जंतुओं का जीवन संकट में पड़ जाता है। दूषित पानी की सिंचाई से धरती की मिट्टी विषैली हो जाती है। इस मिट्टी से उगने वाले अनाज, फल तथा सब्जियां भी दूषित हो जाते हैं जो सभी के लिए हानिकारक हैं। पर्यावरण प्रदूषण के कारण शुद्ध हवा और जल ना मिलने से दमा, खांसी, जुकाम, फेफड़ों का कैंसर आदि अनेक रोग हो जाते हैं। प्रदूषण को रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला, कल कारखानों का कूड़ा कचरा, प्रदूषित जल और मूल मंत्र नदियों में ना फेंक कर किसी दूसरे स्थान पर फेंके जाए। पेड़ पौधों को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए और वनों को काटने पर प्रतिबंध लगाया जाए। केवल वे ही पेड़ काटे जाएं जिनकी आयु समाप्त हो चुकी है। जो कारखाने पेड़ पौधों पर निर्भर हो उनका विस्तार किया जाना चाहिए। पेड़ पौधों को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए और वनों को काटने पर प्रतिबंध लगाया जाए। केवल वे ही पेड़ काटे जाएं जिनकी आयु समाप्त हो चुकी है। जो कारखाने पेड़ पौधों पर निर्भर हो उनका विस्तार नहीं किया जाना चाहिए। पेड़ों से प्राप्त लकड़ी ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं करनी चाहिए। इसके स्थान पर गोबर गैस, बिजली, सौर ऊर्जा आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। धातु या प्लास्टिक को लकड़ी के विकल्प के रूप में अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। आज पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से लगभग सभी देश प्रभावित है। मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए प्रदूषण की समस्या का हल अवश्य होना चाहिए। इसके समाधान के लिए यथासंभव उपाय अपनाए जाने चाहिए। अगला विषय है हमारा मनोरंजन के आधुनिक साधन। निरंतर कार्य करते करते हम ऊब जाते हैं तथा हमें थकान महसूस होने लगती है। काम में हमारा मन नहीं लगता, उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। ऐसे में यदि किसी प्रकार हमारा मनोरंजन हो जाए तो हम दोबारा फुर्ती के से कार्य करने लगते हैं। हमारे जीवन में मनोविनोद या मनोरंजन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। शरीर तथा मन की थकान दूर कर नई स्फूर्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य अनिवार्य है। शरीर तथा मन की थकान दूर करने, नई स्फूर्ति प्राप्त करने के लिए मनोरंजन अनिवार्य है। हमारे देश में वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ मनोरंजन के साधनों का भी तेजी से विकास हुआ है। अनेक साधनों में सुधार और परिमार्जन भी हुआ है। जैसे रेडियो, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर आदि के द्वारा हम मनचाहे संगीत का आनंद ले सकते हैं और स्वयं थिरक भी सकते हैं। रेडियो और दूरदर्शन तो आज के जीवन के अनिवार्य साधन बनते जा रहे हैं। इनके द्वारा देश की अधिकांश जनता लाभान्वित हो रही है। मनोरंजन का सबसे अधिक लोकप्रिय साधन चलचित्र है। शहरों में रहने वाले प्राय सभी वर्गों के लोग कभी कभी सिनेमा देखते चले आते हैं। गाँव के लोग भी पास के कस्बे या शहर में जाकर सिनेमा देखकर अपना मनोरंजन करने का प्रयास करते हैं। दूरदर्शन के द्वारा भी प्रति सप्ताह कई चलचित्र दिखाए जाते हैं। अब रेडियो और केबल टीवी के आविष्कार ने तो घरों में ही सिनेमा देखने का रिवाज बढ़ा दिया है। अब टीवी पर हर समय कोई ना कोई कार्यक्रम आता ही रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने नवीन मनोरंजन के साधन दिए हैं। ये साधन संपन्न लोगों को सुलभ है। अनेक प्रकार के वीडियो गेम घर पर या खेलों की दुकानों पर पैसे देकर खेले जाते हैं। कंप्यूटर भी मनोरंजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस पर फिल्म देखी जा सकती है, मनचाहा संगीत सुना जा सकता है,
तथा अनेक प्रकार के खेल खेले जा सकते हैं। वर्तमान में मोबाइल फ़ोन का प्रचलन अत्यधिक बढ़ गया है, अतः मोबाइल पर भी ये सभी कार्य बड़ी सफलता से किए जा सकते हैं। खेलकूद तो मनोविनोद के प्राचीनतम साधन है। इनकी उपयोगिता हमेशा बनी रहती है। खेलों को आमतौर पर 2 भागों में बांटा जाता है, बाहरी और भीतरी। बाहरी खेलों के लिए एक निश्चित माप का खेल का मैदान आवश्यक है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस आदि ऐसे ही खेल हैं। घर के भीतर खेले जाने वाले खेलों में शतरंज, लूडो और चौपड़ बहुत पुराने खेल हैं। ताश अधिकांश घरों में खेले जाते हैं। कैरम व लूडो आदि बच्चों और वयस्कों को समान रूप से प्रिय हैं। टेबल टेनिस के लिए भी अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती। मेले, प्रदर्शनियां, सर्कस आदि भी मनोरंजन के प्रसिद्ध साधन हैं। कुछ जादूगर, कलाकार, नर्तक, कठपुतली की मंडलियां भी घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन करती हैं। कुछ लोग देशाटन और यात्राओं से भी मनोरंजन करते हैं। पर्वतारोहण ऐसा ही चुनौती भरा साधन है जिसमें केवल साहसी लोग ही भाग लेते हैं। इस प्रकार आप मनोरंजन के अलावा अनेक साधन उपलब्ध हैं। मानव जीवन को सुखी और स्वस्थ बनाने में मनोरंजन के सभी साधनों का महत्वपूर्ण योगदान है। आइए कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, इन्हें भी जान लेते हैं हम। निबंध का अर्थ है अच्छी तरह बंधा हुआ। निबंध लिखते समय वर्तनी और विराम चिन्हों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। निबंध 4 प्रकार के होते हैं, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। निबंध के 3 अंग हैं, भूमिका, कलेवर व उपसंहार। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप अच्छे से जान गए होंगे कि आपको किस तरह निबंध लिखने हैं। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।